क्रिएटिंग अ वेबसाइट के इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान अब हम इस सेकंड लास्ट वीडियो तक पहुंच चुके हैं और इस वीडियो लेसन में हम जो पिछले वीडियो लेसन में कुछ कमी रह गई थी इस वेब पेज में उसमें थोड़ी सी मज़ीद फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इनके दरमियान एक सेपरेटर टाइप का इफेक्ट दूँ और इसके अलावा जो हमने 4 पेजेस मज़ीद बनाने थे या जो 3 पेजेस मज़ीद बनाने थे वो हम बनाएंगे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और इसके अलावा टी बेनिफिट्स का पेज है। तो मैं वापस index.html में आता हूँ और यहाँ पर मैं इन डिविजन्स के एंड में जो है एचआर का टैग यूज़ करूँगा और मैंने आपको बताया था कि एचआर का टैग आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने हॉरिजेंटल लाइन डिस्प्ले करवानी हो। तो यहाँ पर अब हम हॉरिजेंटली एक लाइन डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसके लिए मैंने एचआर का टैग लिखा और उसके बाद वेब पेज में आके वेब ब्राउज़र को अगर रिफ्रेश करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि फेसबुक के लाइक बॉक्स के दरमियान इसके अलावा महमूद की क्लास या फिर जो ऊपर ऐड दिस के आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं उनके अख्ताम पे या शुरू पे आपको एक सेपरेटर नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमने एचआर के टैग में ये सेपरेटर का इफेक्ट दिया है। और इसके अलावा अगर मैं इमेजेस के फोल्डर में वापस आऊँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास एक लोगो का इमेज मौजूद है। तो हम चाहते हैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा इन्हेंसमेंट ये कर सकते हैं कि मास्ट हेड की जो डिवीज़न है यहाँ पे हम एक लोगो ऐड करवा दें। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा IMG का टैग लिखा और उसके बाद इसका जो एट्रीब्यूट है सोर्स जो हम इमेज यूज़ करवाना चाहते हैं जो कि इमेजेस के फ़ोल्डर में और उसके बाद लोगो डॉट PNG चूँकि ये एक PNG फ़ाइल है और इसी तरह इसको मैं एक क्लास अगर देना चाहूँ तो इसको क्लास भी दे सकता हूँ। लोगो की मैंने इसको क्लास दी और इसके अलावा आल्ट इसका जो अल्टरनेट टेक्स्ट है वो अगर बिलफ़र्ज़ यहाँ पर इमेज डिस्प्ले ना हो तो ये टेक्स्ट अपीयर हो। तो यहाँ पे मैंने इमेज अप्लाई करवा दिया। अब अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि मास्ट हेड के एरिया में लोगो तो हमें नज़र आ रहा है, जो इमेज हमने डिस्प्ले करवाया वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अब हमारी सारी जो फॉर्मेटिंग है वो ख़राब हो गई है। अगर आपने गौर किया हो कि महमूद टी स्टॉल की जो हेडिंग है इसके अलावा जो नेविगेशन सिस्टम था वो नीचे चले गए हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं इसको मज़ीद ठीक करने की। सबसे पहले तो हम इसकी जो विड्थ है कोशिश करते हैं कि विड्थ या हाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी मदद से हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं या इसको जो लेआउट है उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैंने 100 की विड्थ रखी और इसी तरह 100 हाइट के लिए भी जो वैल्यू है वो 100 px लिखूंगा। उसके बाद वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन वो रिज़ल्ट अभी भी नहीं अपीयर हो रहा है जो कि हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए अब हम इसको फॉर्मेट करते हैं। मैं वापस base.css में आता हूँ और मास्ट हेड सेक्शन में हम इमेज के टैग का सिलेक्टर यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने मास्ट हेड और उसके बाद स्पेस दे के IMG लिखा। चूँकि हमने इस इमेज को एक क्लास दी थी लोगो की तो इस वजह से IMG डॉट लोगो लिखा और यहाँ पे अगर हम फ्लोट की वैल्यू यूज़ करें, फ्लोट की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करें, देखते हैं कि उस तरह हमारा रिज़ल्ट ठीक होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट राइट करवा दिया इस IMG के टैग को, इस इमेज के टैग को और उसके बाद अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि इमेज हमारे सामने राइट साइड पे अपीयर हो रहा है, लेकिन फिर भी जो नेविगेशन जो बिल्कुल कोने पे था वो अब कोने पे नहीं है, बल्कि वो इमेज कोने पे चला गया और नेविगेशन सिस्टम तकरीबन दरमियान में आ चुका है। अगर तो ये आपका डिज़ायर्ड इफेक्ट है तो फिर तो कोई ख़ास बात नहीं है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप फ्लोट की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो इमेज हम देख रहे हैं इसको इस तरह पोजीशन करें कि ये महमूद टी स्टॉल और चाय तैयार है सर जहाँ पे एंड होते हैं बिल्कुल उस जगह पे आए, तकरीबन इस जगह पे। तो उसके लिए यहाँ पे अब हम एक नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिस पे मैंने बात नहीं की। ये भी थोड़ा सा एडवांस किस्म का कॉन्सेप्ट आप इसको कह सकते हैं, लेकिन हम इसको ब्रीफली टच करने की कोशिश करते हैं। वो है पोजीशन का। CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए 5 वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं जो कि स्टैटिक, इनहेरिट, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और रिलेटिव हैं। और इन 5 वैल्यूज़ में से भी ज़्यादातर 3 पर बात की जाती है या 3 को यूज़ किया जाता है जो कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव और फिक्स्ड हैं। और यहाँ पर इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान इस वीडियो लेसन में मैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोजीशनिंग पे बात करूँगा, चूँकि ये दोनों जो पोजीशनिंग है ये थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती हैं और यूज़र ज़्यादातर यहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन है इसके लिए मैंने एब्सोल्यूट की वैल्यू रखी है और इसके बाद मैं वेब ब्राउज़र में आता हूँ और वेब पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो इमेज था लोगो का वो इस वक्त इस मास्ट हेड की जो डिवीज़न है इसके बिल्कुल कॉर्नर पर टॉप लेफ्ट पर हमारे सामने अपीयर हो रहा है, टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात ये नोट करने वाली है कि ये इमेज जो है
बिल्कुल टॉप लेफ्ट पर चला गया है। इसकी वैल्यू हमने एब्सोल्यूट जब रखी और इसका जो इफ़ेक्ट है कोई टेक्स्ट आने वाला जो इसके नीचे टेक्स्ट है या जो कोई डिवीज़न की हाइट है वो चेंज नहीं हुई, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। आप देख रहे हैं कि ये इमेज बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि उसके ऊपर चिस्पा कर दिया हमने महमूद टी स्टाल के ऊपर, तो हमें इस तरह का ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। और जब आप सीएसएस में पोजीशन की प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट या रिलेटिव की वैल्यू दे देते हैं तो उसके बाद टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम ये वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। पिक्सेल्स में आप इनकी वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टॉप की वैल्यू वगैरह देंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने ऊपर पोजीशन को डिफाइन कर दिया कि आप एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करना चाहते हैं या रिलेटिव पोजीशनिंग करना चाहते हैं तो उसके बाद आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम की वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टॉप की वैल्यू अगर फ़र्ज़ करें 300 पीएक्स लिखता हूँ और उसके बाद वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो इमेज है, लोगो का इमेज, ये अपनी डिवीज़न से निकल चुका है। चूँकि ये मास्टहेड की डिवीज़न में हमने लोगो का इमेज हमारे index.html में पेस्ट किया था, वहाँ पे क्रिएट किया था ये टैग। लेकिन अब आप अपने वेब पेज में अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि ये जो इमेज है अपनी डिवीज़न से निकल गया और यहाँ पर ये आ गया है हमारी कंटेंट मेन की डिवीज़न में जो नीचे कंटेंट का हिस्सा है। अब यहाँ पे हमारी जो मास्ट हेड की डिवीज़न है वो पेरेंट है इस इमेज का। तो जब आपने पेरेंट की कोई वैल्यू ना दी हो, पोजीशनिंग ना दी हो, तो वो अपनी जो पोजीशनिंग है वो डॉक्यूमेंट से लेता है। यानी कि अब कर क्या रहा है हमारा इमेज, ये लोगों का इमेज ये कर रहा है कि जो ऊपर इसका डॉक्यूमेंट है, आप ऊपर से ये काउंट कर सकते हैं कि ऊपर से ये 300 पिक्सेल्स जहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके तो उसने टॉप से कोशिश की है कि 300 पिक्सेल्स के बाद इस इमेज को प्लेस कर दें। तो जब आप किसी इमेज को या किसी भी डिवीज़न की एब्सोल्यूट पोजीशनिंग कर रहे हो और उसके पेरेंट को आपने कोई वैल्यू ना दी हो, कोई पोजीशनिंग ना दी हो, तो वो अपनी पोजीशनिंग, वो चाइल्ड जो है अपनी पोजीशनिंग डॉक्यूमेंट से करता है। इसको मैं थोड़ा-सा मज़ीद जो है बेहतर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे अब अगर मैं इसकी पोजीशन को रिलेटिव कर दूँ, एब्सोल्यूट की वैल्यू तो इसको मैं रिलेटिव कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हमारा इमेज सेम एग्ज़ैक्टली उसी जगह पे मौजूद है, लेकिन फ़र्क ये हुआ है कि ऊपर उसने जो आप देख रहे थे नेविगेशन सिस्टम देख रहे थे या जो टेक्स्ट देख रहे थे, वो भी अपनी जगह से नीचे आ गए हैं। रिलेटिव जो आप पोजीशनिंग करते हैं तो ये इसके आपके जो डिविजन्स हैं या जो टेक्स्ट है उसके फ्लो को भी तोड़ सकता है, तो आपका जो लेआउट है वो भी ख़राब कर सकता है। अब ये नहीं मैं कह रहा कि रिलेटिव पोजीशनिंग जो है ये बुरी पोजीशनिंग है, आगे हम यूज़ करेंगे और रिलेटिव और एब्सोल्यूट के कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँ, टॉप 400 पीएक्स कर देता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे लेफ़्ट की वैल्यू हम एलोकेट कर देते हैं, इसको हम 300 पीएक्स कर देते हैं और उसके बाद वेब ब्राउज़र में आके एक दफ़ा मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँगा। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि लोगो का ये इमेज थोड़ा-सा राइट साइड पर अपीयर हो रहा है हमारे सामने और ये जो अपनी पोजीशनिंग ले रहा है, चूँकि हमने पोजीशन के लिए वैल्यू रिलेटिव की दे दी है, तो अब ये पोजीशनिंग अपनी ऊपर वाली मास्ट हेड की डिवीज़न से ले रहा है। चूँकि जो मास्ट हेड है उसका आई थिंक जो हाइट है वो 175 पिक्सल है, तो हमने जब टॉप की वैल्यू 300 पिक्सल या 400 पिक्सल रखी तो ज़ाहिर बात है वो अपने ओरिजिनल साइज़ था उससे एक्सीड कर गई, तो उसने उसको नीचे प्लेस कर दिया। लेकिन अपनी जो पोजीशनिंग है ये रिलेटिव ले रहा है अपने मास्ट हेड की डिवीज़न से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से रिलेटिव पोजीशनिंग की वजह से हमारा जो ऊपर मेन्यू सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशन करता हूँ, इस इमेज को हम वापस एब्सोल्यूट कर देते हैं इसकी पोजीशनिंग को और इसके बाद वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो अब आप गौर करें कि हमारा जो इमेज है हमने वैल्यूज़ सेम एग्जैक्ट वही वैल्यूज़ दी थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि इमेज हमारा थोड़ा-सा वापस बाएँ तरफ गया। 300 पिक्सल या 400 पिक्सल की वैल्यू तो सेम एग्जैक्ट है, टॉप से मेरे ख़्याल से चेंज हमें नहीं अपीयर हुआ, लेकिन आपने अगर गौर किया हो कि ये इमेज हमारा दाएँ तरफ से बाएँ तरफ अपीयर हुआ। उसकी वजह यही है कि जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होती है, जब आप उसके पेरेंट को कोई पोजीशन ना दें तो वो अपनी जो पोजीशन है वो अपने वाली वारिस डॉक्यूमेंट को समझता है और वो डॉक्यूमेंट से लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर या टॉप बॉटम जो भी आप वैल्यू स्पेसिफाई करें वो अपनी पोजीशन वहाँ से बनाता है। तो अब
उसने इमेज ने ये किया, क्योंकि हमने इसको एब्सोल्यूट पोजीशनिंग दी थी, तो उस वजह से उसने डॉक्यूमेंट जो इसका मेन हमारा बॉडी का टैग है या डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं, वहाँ से उसने 300 पिक्सल्स कैलकुलेट किया और उसके बाद वहाँ पे उसने इमेज को प्लेस कर दिया और ऊपर से भी। तो रिलेटिव पोजीशनिंग जो आपकी डिवीजन है, जो कि पेरेंट डिवीजन है या जो पेरेंट है, उससे वो पोजीशन अपनी एलोकेट करता है या स्पेसिफाई करता है। और जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, अगर आपने उसके पेरेंट को कोई वैल्यू ना दी हो तो वो डॉक्यूमेंट से अपनी पोजीशनिंग सेट करेगा। दोबारा हम देखते हैं कि कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं या नहीं। मैं index.html के वेब पेज में वापस आता हूँ और यहाँ से img के टैग को फिलहाल हम कट कर लेते हैं, इसका हम पेरेंट चेंज कर देते हैं और इसको मैं कंटेंट मेन की सब डिवीजन में पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने इसका जो पेरेंट है वो तब्दील कर दिया है, तो इस वजह से मैं base.css की इस फाइल में आता हूँ और इसका जो सेलेक्टर है इसको भी मैं ठीक करता हूँ। कंटेंट मेन की जो सब डिवीजन है वहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, तो मास्ट हेड के बजाय मैं डॉट कंटेंट अंडरस्कोर मेन लिखूंगा। और उसके बाद मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो आप देखेंगे कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि हमारा इमेज सेम एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे है। अगरचे हमने इसके पेरेंट चेंज कर दिया, पहले ये जो लोगो का इमेज था या ये जो तस्वीर थी, इसका पेरेंट हमारा मास्ट हेड था। अब हमने इसका पेरेंट भी तब्दील कर दिया, होना तो ये चाहिए था पहले, चूँकि ये अपना जो पोजीशनिंग है वो मास्ट हेड की वजह से करवा रहा था, लेकिन एब्सोल्यूट पोजीशनिंग मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम उसके मास्ट हेड को कोई वैल्यू स्पेसिफाई ना करें, कोई पोजीशन ना दें, तो वो अपना पेरेंट या अपना वाली वारिस डॉक्यूमेंट को समझता है। तो अगरचे हमने यहाँ पे इनके पेरेंट, इस इमेज का या इस लोगो का पेरेंट भी बदल दिया मास्ट हेड के बजाय, अब हम इसको कंटेंट मेन जो है इसका पेरेंट बना दिया, लेकिन हमारा जो इमेज है वो सेम एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे है। उसकी वजह ये है कि मास्ट हेड को भी हमने कोई पोजीशन नहीं दी थी, पोजीशन की वैल्यू नहीं दी थी, कंटेंट मेन को भी हमने कोई पोजीशन की वैल्यू नहीं दी, तो इस वजह से हमारा इमेज जो है वो सेम एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे है। तो मैं वापस अगर बेस डॉट सी एस एस की फ़ाइल में आता हूँ और यहाँ पे अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी वैल्यूज़ अगर हम चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, बल्कि हम वैल्यूज़ सेम एग्जैक्ट वही रहने देते हैं। और कंटेंट मेन जो कि IMG टैग की फ़िलहाल पेरेंट है, उसका पेरेंट है, उसको हम कोई पोजीशन की वैल्यू देते हैं। इसको हम पोजीशन की वैल्यू, अगर मैं इसको रिलेटिव की वैल्यू दे दूँ और उसके बाद वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ़्रेश करूँ, तो अब आप देखेंगे कि हमारा इमेज जो है वो चेंज हो गया, सडनली वो बिल्कुल नीचे अपीयर हो रहा है। अब यहाँ पे हमने कंटेंट मेन की जो सब डिवीज़न है उसको बता दिया कि आप रिलेटिव है, आपकी पोजीशन जो है वो उसकी वैल्यू रिलेटिव है। तो अब हमारी जो इमेज है वो अपनी पोजीशनिंग ले रहा है, वो अब इस कंटेंट मेन के शुरू से जो है वो ऊपर से 400 पिक्सेल्स और दाएं तरफ से या बाएं तरफ से जो है 300 पिक्सेल्स की वैल्यू ले रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इमेज है इसको अब पता लग गया कि मेरा रिश्तेदार कौन है, या वो जो कंटेंट मेन जो पेरेंट है वो बता देता है कि इसके नीचे जितने भी इस डिवीजन में जितने भी बच्चे हैं मैं उनका रिलेटिव हूँ। तो जब आप कंटेंट मेन को या किसी पेरेंट की डिवीजन को रिलेटिव की वैल्यू दे देते हैं, तो फिर उसके बाद जितने भी आप उसके अंदर उस डिवीजन के अंदर जो बच्चे मौजूद होंगे, जो चाइल्ड होंगे, उनको आप एब्सोल्यूट वैल्यू देंगे, तो अपनी वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उस पेरेंट से लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट इतना कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन समझ आ गया होगा आपको। और यहाँ पे बस आप ये समझ सकते हैं कि जिसका कोई वाली वारिस ना हो उसका वाली वारिस डॉक्यूमेंट है। और जब आपने किसी पेरेंट को रिलेटिव बना दिया तो उसके नीचे जितने भी वो रिश्तेदार हैं वो समझते हैं कि जी अब जो हम पोजीशनिंग करेंगे या जो भी वैल्यूज़ देंगे वो अपनी मेन पेरेंट से लेंगे, या जो उसके ऊपर वाली डिवीज़न होगी, अपर लेवल डिवीज़न होगी, उससे लेंगे। मैं base.css की इस फाइल में वापस आऊँगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंटेंट मेन के लिए चूँकि हमने पोजीशन की वैल्यू रिलेटिव रखी है, तो हम ऊपर टॉप पे कोई वैल्यू चेंज करके देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा। और ऊपर जो हमारा इमेज है कंटेंट मेन के अंदर जो इमेज है उसकी पोजीशन की वैल्यू एब्सोल्यूट है। तो टॉप के लिए अगर मैं 10 पिक्सल्स रखूँ और इसी तरह लेफ्ट के लिए भी 10 पिक्सल्स रखूँ और उसके बाद वेब ब्राउज़र को अगर मैं रिफ्रेश करूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा इमेज जो है वो इसी कंटेंट मेन की सब डिवीजन के अंदर मौजूद है। कंटेंट मेन चूँकि पेरेंट है इस इमेज का, और इस डिवीजन को, पेरेंट डिवीजन को, कंटेंट मेन की डिवीजन को हमने रिलेटिव वैल्यू दी है, और इसके अंदर जो चाइल्ड है इमेज जो कि इसका बच्चा है उसको हमने एब्सोल्यूट की वैल्यू दी है। तो अगर मैं 10 पिक्सल्स की वैल्यू रखता हूँ दोनों साइडों पर, टॉप और लेफ्ट के लिए,
तो ये कैलकुलेट करेगा CSS के ऊपर से और बाएं तरफ से वो 10 पिक्सल्स की वैल्यू छोड़कर उसके बाद इमेज को वहाँ पे प्लेस कर देगा। अब उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक तरीके से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जो कंटेंट मेन की पोजीशन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रिलेटिव जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम डिलीट करते हैं और उसके बाद वेब ब्राउज़र को अगर रिफ्रेश करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा इमेज इस कंटेंट मेन का चाइल्ड होने के बावजूद अपनी पोजीशनिंग जो है वो डॉक्यूमेंट से ले रहा है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इतना कोई ख़ास कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बिल्कुल ठीक तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि इस इमेज को यहाँ से हम वापस कट करते हैं इस टैग को और इसको मैं मास्ट हेड के सेक्शन में वापस लेके जाऊँगा और उसके बाद base.css की फ़ाइल में आता हूँ और यहाँ पे इसका जो सिलेक्टर है उसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ। कंटेंट मेन के बजाय हम यहाँ पे हैश और मास्ट हेड लिखेंगे और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि पेरेंट हमने चेंज कर दिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह ये है कि पहले कंटेंट मेन के लिए जब हमने इसको पेरेंट बनाया था तो उस वक़्त हमने इसकी पोजीशन की वैल्यू वहाँ पे भी नहीं रखी, स्पेसिफ़ाई की और यहाँ पे मास्ट हेड इसका पेरेंट बनाया तो मास्ट हेड के लिए भी कोई पोजीशन की वैल्यू नहीं दी। तो इस वजह से ये चाइल्ड जो है अपनी पोजीशनिंग डॉक्यूमेंट से कर रहा है। अब हम करेंगे क्या कि मास्ट हेड को हम एक पोजीशन की वैल्यू दे देते हैं और इसको हम रिलेटिव करेंगे और उसके बाद अगर मैं वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँ, तो अब आप देखेंगे कि मास्ट हेड से वो अपनी पोजीशनिंग ले रहा है, ऊपर से भी उसने 10 पिक्सल छोड़ दिया और इसी तरह बाएँ साइड से भी 10 पिक्सल छोड़ दिए। तो यहाँ पे अब हम अपने इमेज को प्लेस कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करने के बाद 240 पिक्सेल्स अगर मैं रखूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा इमेज जहाँ पे हम चाह रहे थे तकरीबन उधर आ रहा है। और इसी तरह मज़ीद इसको ठीक कर सकते हैं, रिफ़ाइन कर सकते हैं। अपनी पोजीशनिंग को 235 पिक्सेल्स रखता हूँ लेफ़्ट के लिए और अगर मैं ऊपर नेगेटिव वैल्यू देना चाहूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ और उसके बाद वेब ब्राउज़र को अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा चाय का कप बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे हम इसको देखना चाहते थे। लोगों के इस इमेज को पोजीशन करने के बाद अब मैं वापस अपने रूट फ़ोल्डर में आऊँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे सामने index.html के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है जिस पर अभी हम काम कर रहे थे। हम इसी फ़ाइल को बुनियाद बनाते हुए मज़ीद जो 3 वेब पेजेज़ क्रिएट करने थे वो क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस फ़ाइल को कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से मैं पेस्ट की ऑप्शन का इंतखाब करूँगा तो ये फ़ाइल हमारे सामने डुप्लिकेट हो जाएगी या कॉपी हो जाएगी। इस फ़ाइल को रीनेम कर देते हैं और यहाँ पे जो पहला पेज हम क्रिएट करेंगे इंडेक्स के बाद या होम पेज के बाद वो t_benefits का है। तो सिंपल मैंने इसको रीनेम कर दिया और उसके बाद मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस के प्रोग्राम में ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे अब इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है चूँकि हमने एक स्ट्रक्चर इसका क्रिएट कर लिया तो दरमियान वाला जो कंटेंट का हिस्सा है ज़्यादातर वेब पेजेस में वही चेंज होगा। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट कंटेंट मेन की सब डिवीज़न में आता हूँ और फिर उसके बाद ये जो पैराग्राफ था पेजेस में इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे वापस मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ पी के टैग में। और इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद हम फॉर्मेटिंग करते हैं। जो मैंने वर्ड के डॉक्यूमेंट में बुलेट्स वगैरह क्रिएट की हुई थी तो मैं उनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसके बाद वन बाय वन करके यहाँ पे इस HTML के पेज में li के टैग्स में इनको इनक्लोज कर दूंगा। li के इन टैग्स की HTML में प्रॉपर फॉर्मेटिंग करने के बाद मैं वेब ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पे अब अगर मैं t_benefits के इस लिंक पे क्लिक करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक डिफरेंट वेब पेज अपीयर हो रहा है, यानी कि इस वक्त हम t_benefits.html के वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं। चूँकि हमने साइट का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रखा है, इसके अलावा जो CSS है वो सेम एक ही CSS से ये सारी फॉर्मेटिंग यूज़ हो रही है। तो इस वजह से जो बेसिक स्केलेटन है वो सेम है, सिर्फ जो कंटेंट का हिस्सा है, कंटेंट मेन की जो सब डिवीज़न है उसमें आप एक डिफरेंस देख रहे हैं, एक डिफरेंट टेक्स्ट देख रहे हैं। तो इस तरह जब आप अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करने जा रहे हो तो होता यही है कि आप शुरू में एक स्केलेटन पेज बना लेते हैं, ढांचा बना लेते हैं अपने वेबसाइट का, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके या फिर index.html का जो आपका होम पेज होता है उसको बिल्कुल ठीक तरीके से जिस तरह आप देखना चाहते हैं उस तरह क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत वेरिएशंस के साथ आप इनर पेजेस को जो है थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हो सकते हैं कि इनर पेजेस में अगर हम चाहते हैं तो साइड बार को टोटली इग्नोर कर देते हैं, साइड बार का ये जो सेकंड सब डिवीज़न थी इसको टोटली डिलीट कर देते। लेकिन कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा रखते हैं कि होम पेज से उसकी मुमासलत होती।
तो जो वेब डिज़ाइन है उसमें भी ये चीज़ इसका ध्यान रखा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी साइट है वो सिमिलर होनी चाहिए। यूज़र को कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना हो कि वो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा रहा हो तो उसको ऐसा महसूस हो कि वो एक वेबसाइट से टोटली डिफरेंट वेबसाइट पे चला गया। तो इस वजह से यहाँ पे हमने सिर्फ कंटेंट मेन की जो सब डिवीज़न थी उसमें सिर्फ कंटेंट चेंज किया, बाकी हमारे पेजेस जो हैं सेम है। और इस टी बेनिफिट्स के वेब पेज में कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ ख़ामियाँ हैं जिनको हम दूर करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूँकि हम टी बेनिफिट्स के फ़ोल्डर पे इस वेब पेज पे मौजूद हैं, तो हमें कोई विजुअल क्यू नहीं मिल रहा। कोई इस तरह की निशानदेही नहीं हो पा रही कि हम इस वक़्त किस वेब पेज पे मौजूद हैं। और जो ऊपर हमने एक्टिव पेज की क्लास यूज़ की थी, वो आप देख रहे हैं कि बॉर्डर जो हैं वो होम के लिंक के नीचे अपीयर हो रहे हैं, ऊपर और नीचे अपीयर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको ठीक करेंगे ताकि जब हम टी बेनिफिट्स के वेब पेज पे आएँ, तो ये जो बॉर्डर हैं ये टी बेनिफिट्स के इस लिंक के ऊपर अपीयर हों ताकि यूज़र जो है वो देख सके कि इस वक़्त वो किस वेब पेज पे मौजूद है। और इसके अलावा होम का जो लिंक है वो भी प्रॉपर्ली हमने अभी तक ठीक नहीं किया था, उसको भी हम ठीक कर लेंगे। और इसके अलावा ऊपर टाइटल में अगर आप देखें तो महमूद चाय होम पेज लिखा हुआ है, इसको भी हम ठीक करते हैं। मैं वापस tbenefits.html के इस वेब पेज में आता हूँ और यहाँ पे वन बाय वन करके ये सारी चेंजेस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक इस टैग से एक्टिव पेज की क्लास को कट करता हूँ। चूँकि इस वक्त हम tbenefits.html के वेब पेज पे काम कर रहे हैं, तो हम यूज़र को ये दिखाना चाहते हैं कि वो इस वक्त tbenefits के वेब पेज पे मौजूद है। तो मैं इसको होम का जो लिंक है उधर से इसको कट कर लेता हूँ और उसके बाद नीचे जो टी बेनिफिट्स का लिंक है वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एक ही टैग में। और इसके अलावा index.html का जो लिंक है वो हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। तो होम के लिए मैंने जो इसका href एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू को मैंने index.html रखा। और उसके बाद टाइटल को हम चेंज कर लेते हैं महमूद चाय के बाद जो कॉलन है इसके बाद यहाँ पे टी बेनिफिट्स मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद अब अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि ये छोटे से माइन्यूट चेंजेस जो हैं वो आपके सामने अपीयर हो रहे हैं कि टी बेनिफिट्स अब यूज़र्स को ये बता रहा है कि वो इस वक्त टी बेनिफिट्स के वेब पेज पे मौजूद हैं। चूँकि हमने बॉर्डर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एक्टिव पेज की क्लास जो है वो शिफ्ट कर दी है इस वेब पेज पे। और इसके अलावा अगर आप ऊपर गौर करें कि जो टाइटल है वो भी चेंज हो चुका है। मैं अगर होम के लिंक पे क्लिक करूँ तो अब हम होम के वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं, index.html के वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं वापस टी बेनिफिट्स पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों वेब पेजेस के दरमियान मैं स्विच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हम ऐसा कर लेते हैं कि इमेजेस के फ़ोल्डर में आप देख रहे हैं कि ये टी का या ये चाय का इमेज हमारे सामने अपीयर हो रहा है, तो इसको हम कंटेंट मेन की सब डिवीज़न में कहीं यूज़ करते हैं। तो मैं कंटेंट मेन की सब डिवीज़न में आता हूँ और उसके बाद H1 के नीचे यहाँ पे हम IMG का टैग यूज़ करते हैं। सोर्स के एट्रीब्यूट के लिए मैं इमेजेस और उसके बाद /t1.jpg की वैल्यू यूज़ करूँगा। और उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको एक क्लास भी दे सकता हूँ, t1 की क्लास ही दे देते हैं इसको। और इसके अलावा अगर आप आल्ट का टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इस इमेज के टैग को क्लोज कर सकते हैं। अब अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि इमेज तो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये इमेज जो है बहुत बड़ा इमेज है। आप देख रहे हैं कि ये पूरी स्क्रीन को भी नहीं कवर कर पा रहा, बल्कि अब हमारे सामने वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी अपीयर हो रही है। तो हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कि इमेज का जो टैग है इसी की हाइट और विड्थ की जो एट्रीब्यूट है उसकी मदद से इसके डायमेंशंस को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 100 बाय 100 px का इमेज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो विड्थ के लिए मैंने 100 लिखा और इसके अलावा हाइट के लिए मैं 100 की वैल्यू यहाँ पे टाइप करता हूँ। और उसके बाद अब अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा इमेज कदरे छोटा जो है वो अपीयर हो रहा है एक आइकॉन की शक्ल में। और ये अब बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो रहा है। एक तरीका तो ये है कि अगर इमेजेस बड़े हों तो आप उनको छोटा कर सकते हैं या अपने साइज़ के मुताबिक सेट कर सकते हैं। आप हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इस मेथड को रिकमेंड नहीं करता, प्रेफ़र नहीं करता। इस तरह करने से आपके जो है बैंडविड्थ में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं इसमें वापस आऊँ इमेजेस के फ़ोल्डर में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि T1 का ये इमेज तकरीबन 136 केबी का इमेज है। अगरचे आपके जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन वो बैंडविड्थ उसी तरह कंज़्यूम करते हैं। वो लोड होने के लिए 130
6 किलोबाइट्स की जो बैंडविड्थ है वो कंज्यूम करेंगे। तो जितने यूज़र्स आपके ज़्यादा होंगे आपकी वेबसाइट पे आपकी जो बैंडविड्थ है वो उसी हिसाब से कंज्यूम होगी। अगर तो आपने अपने इमेज को सेम एक ही साइज़ में यूज़ करना है पूरी वेबसाइट के दौरान या कहीं आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी साइज़ को आपने चेंज नहीं करना, तो आप उसको जो उसका साइज़ है उसके एक्चुअल साइज़ को आप चेंज कर लें फ़ोटोशॉप या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करके। जो साइज़ आप यूज़ करना चाहते हैं उसको एग्ज़ैक्टली उसी साइज़ का रखें, उसको वेब के लिए उसको ऑप्टिमाइज़ करें उसके बाद, ताकि आप जब उसको अपने वेब पेजेज़ में सेव करें तो आपकी बैंडविड्थ भी कम कंज़्यूम हो और वो वेब पेज की जो एक्चुअल डायमेंशंस हैं वो ऑलरेडी पहले से ही सेट हुई हुई हों। ये तो थी बैंडविड्थ बचाने की एक छोटी सी टिप, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो लेसन के दौरान हम इसको फ़ोटोशॉप में रीसाइज़ नहीं करते इमेज को, बल्कि हम इमेज का जो विड्थ और हाइट की एट्रीब्यूट है उसी से काम चलाएँगे। और इसकी पोजीशन को अब मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं अगर राइट साइड पे अलाइन करना चाहूँ तो उसके लिए मैं पेज डॉट सीएसएस की फ़ाइल में वापस आता हूँ। बल्कि हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इस बेनिफिट्स डॉट एचटीएमएल के वेब पेज को एक अलग स्टाइल शीट जो है वो यूज़ करवाते हैं, वो इसमें एम्बेड करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ और उसी तरह शुरू में अगर आप कमेंट्स वगैरह लिखना चाहें तो लिख दें, अगर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ कि सेकेंडरी स्टाइल शीट, और उसके बाद अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस की प्रेस करूँ तो मेरे सामने ये सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से फ़ाइल नेम के लिए मैं सेकेंडरी डॉट सी एस एस का इंतखाब करता हूँ और इस फ़ाइल को हम सेव कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये फ़ाइल हमारे सामने सेकेंडरी डॉट सी एस एस के नाम से अपीयर हो रही है। तो अब अगर हम चाहें तो इस सेकेंडरी डॉट सी एस एस की फ़ाइल से हम अपने वेब पेजेस को फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं टी बेनिफिट्स डॉट एच टी एम एल के वेब पेज में आता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इस वेब पेज में कंटेंट मेन की एक क्लास यूज़ की है। तो सेकेंडरी डॉट सी एस एस की इस फाइल में हम इसको फॉर्मेट करते हैं। उसके लिए मैं इसका सेलेक्टर लिखूंगा डॉट कंटेंट अंडरस्कोर मेन और फिर ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेस में जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं इसको एलोकेट करना चाहता हूँ सी एस एस की इस डिवीज़न के लिए, वो बैकग्राउंड डैश कलर की है। और यहाँ पे आप कोई भी हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे इस केस के लिए मैं एक वैल्यू दे देता हूँ FAD0D0। और उसके बाद हमें टी बेनिफिट्स डॉट एच टी एम एल के पेज में आना होगा। चूँकि हमने एक नई सी एस एस की फ़ाइल क्रिएट की है तो लिंक के टैग से हमें सी एस एस की फ़ाइल को और एच टी एम एल के पेज को आपस में लिंक करवाना होगा। तो मैं लिंक के इस टैग में आता हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, ये लाइन डुप्लीकेट होगी और यहाँ पे जो एचरेफ का टैग है, एचरेफ का जो एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ सेकेंडरी डॉट सी एस एस। और उसके बाद वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को अगर रिफ्रेश करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि अब हमारा जो वेब पेज है, चूँकि इस वक्त हम टी बेनिफिट्स डॉट एच टी एम एल के वेब पेज पे मौजूद हैं, उसको हमने ओपन किया हुआ है या वो एक्टिव पेज है। तो कंटेंट मेन का जो हिस्सा है वो अब हमारे सामने एक डिफरेंट बैकग्राउंड कलर में अपीयर हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महमूद चाय वाला आपको जो बाकी सारी हेडिंग्स है उसी तरह अपीयर हो रही हैं। या अगर मैं होम के वेब पेज में आऊँ और इस पे क्लिक करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि अब बैकग्राउंड कलर जो है वो टोटली डिफरेंट है और टी बेनिफिट्स में आपके पास एक डिफरेंट बैकग्राउंड कलर है। तो इस तरह आप अगर चाहें डिफरेंट वेब पेजेस को डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये छोटी सी एक मिसाल मैं दे रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये लाज़मी नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट में सिर्फ एक ही सीएसएस यूज़ कर सकते हैं। आप कई सीएसएस यूज़ कर सकते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो हायरार्की है वो ये होती है कि जिस फ़ाइल को जितना टॉप पे रखेंगे सीएसएस की, फ़र्ज़ करें जैसे कि हमारे केस में हमने 2 फ़ाइलें यूज़ की, तो बेस डॉट सीएसएस की फ़ाइल चूँकि हमने ऊपर रखी थी तो उसमें जो फ़ॉर्मेटिंग हो रही है, वो तो वेब पेज पे हो रही है। लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी वेब पेज जो सेकेंडरी डॉट सीएसएस की फ़ाइल है, उसमें अगर कोई फ़ॉर्मेटिंग ऐसी है कि वो बेस डॉट सीएसएस की फ़ाइल से कॉन्फ्लिक्ट करती है, तो सेकेंडरी डॉट सीएसएस की फ़ाइल जीत जाएगी और वो अपने हिसाब से जिस तरह आपने उसको फ़ॉर्मेट किया सेकेंडरी डॉट सीएसएस में, उस टैग को वो उस तरह फ़ॉर्मेट करेगा। तो प्रायोरिटी किसको मिलती है? जो सीएसएस की फ़ाइल सबसे नीचे होगी, प्रायोरिटी उसको मिलेगी। सीएसएस जब डिफरेंट फ़ाइलों को एक ही जगह पे इंक्लूड करवाना चाहें वेब पेजेस में, तो जो सीएसएस की फ़ाइल आप सबसे नीचे इंक्लूड करवाएँगे, वो उसको टॉप प्रायोरिटी मिलेगी। और तो अगर डिफरेंट वेब पेजेस में आपने एक ही टैग को डिफरेंट तरीके से फ़ॉर्मेट किया डिफरेंट सीएसएस की फ़ाइलों में, तो जो फ़ॉर्मेटिंग सबसे आखिरी फ़ाइल पर, सबसे नीचे वाली फ़ाइल पर होगी, वही फ़ॉर्मेटिंग आपके सामने अपीयर होगी।
मैं इस वक्त tbenefits.html के इस वेब पेज में मौजूद हूँ और यहाँ पे चूँकि हमने इमेज के टैग को फॉर्मेट करना था, तो आप देख रहे हैं कि इमेज का ये जो टैग है ये कंटेंट मेन का चाइल्ड है। तो उसके लिए मैं सेकेंडरी डॉट सी एस एस की इस फाइल में आता हूँ और इमेज के इस टैग का सिलेक्टर लिखेंगे, तो मैंने लिखा डॉट कॉन्टेंट अंडरस्कोर मेन और फिर उसके बाद IMG का टैग लिखा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी क्लास भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, चूँकि इस वक्त इस वेब पेज में कोई और इमेज मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही इमेज हम यूज़ कर रहे हैं कंटेंट मेन की इस डिवीज़न में, तो इसलिए मैं इसकी क्लास अगर नहीं लिखता तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने फ्लोट की वैल्यू यहाँ पे लिखी, फ्लोट की प्रॉपर्टी लिखी और इसको जो वैल्यू दी है वो राइट की दी है। अब अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि जो इमेज हमारे सामने लेफ़्ट साइड पर अपीयर हो रहा था, वो सडनली यहाँ पे चला गया है, आपके दाईं तरफ चला गया इस कंटेंट मेन की सब डिवीज़न में। और उसके नीचे जो टेक्स्ट था, जो कि पहले एक अलग लाइन पे आपके सामने अपीयर हो रहा था, वो अब इस इमेज के बिल्कुल साथ जो है जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, उसके गिर्द रैप हो गया। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम किसी डिवीज़न के लिए या किसी टैग के लिए फ्लोट की वैल्यू यूज़ करें, तो उसके नीचे जो डिवीज़न है या जो टेक्स्ट है वो कोशिश करता है कि ऊपर वाली फ्लोटेड डिवीज़न के दाएँ या बाएँ तरफ एडजस्ट होने की कोशिश करता है। यहाँ पे हमारे केस में चूँकि हमने IMG के टैग को इस इमेज को दाईं तरफ फ्लोट करवाया, राइट साइड पे फ्लोट करवाया, तो उसके नीचे जो टेक्स्ट आप थोड़ी देर पहले तक देख रहे थे कि एक अलग लाइन पे आपके सामने अपीयर हो रहा था, वो अब इस तस्वीर के बाईं तरफ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है। इसको मैं बेहतर तरीके से मज़ीद आपके सामने डेमोंस्ट्रेट करता हूँ, तो उसके लिए मैं tbenefits.html के इस वेब पेज में आता हूँ और यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं और उसके बाद अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है इस इमेज के गिर्द रैप हो रहा है। जितना हिस्सा इसको मिल रहा है लेफ्ट साइड पे कोशिश कर रहा है कि उसके साथ वो आपके सामने डिस्प्ले हो और उसके बाद नीचे अगर आप गौर करें तो जो इमेज का हिस्सा था जहाँ पे इमेज ख़त्म हो रहा है उसके नीचे जो है उसने नहीं किया कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे रहे। तो उसने इस इमेज को एक तरह से अपनी गोद में ले लिया, आगोश में ले लिया। तो जब डिवीज़न को फ्लोट करवाते हैं तो उसके नीचे वाले जो डिवीज़न है, उसको अगर आप क्लियर नहीं करवाते, क्लियर की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करते, तो वो उस इमेज के या उस डिवीज़न के गिर्द जो है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि इमेज हमारा राइट साइड पर फ्लोट है और उसका जो टेक्स्ट है, उसके नीचे जो टेक्स्ट था, वो अब इस इमेज के बाईं तरफ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अब सेकेंडरी डॉट CSS की फ़ाइल में अगर आऊँ और यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू हम लेफ़्ट यूज़ कर लेते हैं और अब अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ, तो अब आप देख रहे हैं टोटली अपोज़िट देख रहे हैं, जो कि थोड़ी देर पहले तक हमारे पास केस था। और यहाँ पे हम इस सेकेंडरी डॉट CSS की फ़ाइल में यहाँ पे इसको राइट साइड पे थोड़ा-सा मार्जिन दे देते हैं। हम चाहते हैं कि ये इमेज यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले हो। अब आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे थोड़ा-सा साँस मिल रहा है इस टेक्स्ट को ब्रीथिंग करने के लिए उसको जगह मिल रही है। तो मार्जिन की वैल्यू आप यूज़ कर सकते थे, मार्जिन राइट। इसके अलावा अगर आप टॉप का मार्जिन यूज़ करना चाहें तो टॉप का मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर 5 पिक्सल रख के रिफ्रेश करूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा इमेज है उसके टॉप पे हमें मार्जिन मिल रहा है 5 पिक्सेल्स का। तो यहाँ पे अगर मैं इसको, बल्कि हम इसकी हेडिंग को थोड़ा-सा चेंज करते हैं, tbenefits.html के इस वेब पेज में आता हूँ और महमूद चाय वाला के बजाय यहाँ पे मैं tbenefits रखता हूँ H1 की हेडिंग को। अब अगर मैं वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वो थोड़ा-सा बेहतर तरीके से हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। और इसके अलावा हम इसमें मज़ीद फ़ॉर्मेटिंग अगर करना चाहें, चेंजेस वगैरह करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक और सेलेक्टर लिखता हूँ डॉट कंटेंट अंडरस्कोर मेन और फिर उसके बाद पी का मैंने यहाँ पे सेलेक्टर रखा, चूँकि हम पैराग्राफ को फ़ॉर्मेट करना चाह रहे हैं। फ्लोट आई एम सॉरी, यहाँ पे हम क्लियर की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो क्लियर अगर मैं लेफ़्ट करूँ, अब आप ऊपर देख रहे हैं कि हमारा जो इमेज है वो लेफ़्ट साइड पर फ्लोट है और उसके नीचे हम पी का टैग यूज़ कर रहे हैं और पी के इस टैग को हमने बताया कि लेफ़्ट साइड पे जितनी भी आपको डिवीज़न्स मिल रही हैं जो कि लेफ़्ट साइड पे फ्लोटेड हो, उनको आपने क्लियर कर देना है। उनके नीचे से अपीयर होना है, उसके गिर्द आपने रैप नहीं होना। अब अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इमेज के बिल्कुल नीचे से अपीयर हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लियर की वैल्यू को राइट कर दूँ और उसके बाद वेब ब्राउज़र में आके वेब पेज को रिफ्रेश करूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि वो इफ़ेक्ट हमारे सामने नहीं आ रहा, बल्कि ये लेफ़्ट साइड पर जो फ्लोटेड इमेज है उसके गिर्द रैप होने की कोशिश कर रहा है। अगर तो इस कंटेंट मेन की सब डिवीज़न में कोई ऐसा
कोई ऐसी डिवीज़न होती जो कि राइट साइड पर फ्लोट होती, तो वो लेफ़्ट साइड वाली डिविज़न्स को इग्नोर कर देता और राइट साइड वाली डिविज़न्स के नीचे से क्लियर हो जाता, वहाँ के उनके नीचे से अपीयर होता। तो इस वजह से सीएसएस की जो क्लियर की प्रॉपर्टी है, इसमें आप 3 वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट और बोथ। अगर आप दोनों साइडों पे क्लियर करवाना चाहें, आपके कंटेंट मेन के डिवीज़न में कुछ डिवीज़न्स जो हैं, कुछ जो टैग्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे फ्लोट हैं, कुछ टैग्स राइट साइड पे फ्लोट हैं। तो अगर आप उन दोनों को क्लियर करवाना चाहें तो आप बोथ की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं सेकेंडरी डॉट सीएसएस में क्लियर बोथ लिखता हूँ, तो आप देखेंगे कि पी का टैग है वो क्लियर हो चुका है, चूँकि यहाँ पे फ़िलहाल तो हमने सिर्फ लेफ़्ट साइड यूज़ किया, लेफ़्ट फ्लोट यूज़ किया, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसी टैग होता या ऐसा डिवीज़न होती जो कि राइट साइड पे भी फ्लोट हो रही होती, तो वो उन दोनों को क्लियर कर देता और उन दोनों के नीचे से अपीयर होता। उम्मीद करता हूँ कि इन 1-2 वीडियो लेसन्स के दौरान आप सीएसएस के फ्लोट कॉन्सेप्ट और इसके अलावा सीएसएस की पोजीशनिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर तरीके से समझ सके होंगे। तो यहाँ से पी का सिलेक्टर मैं डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद वेब ब्राउज़र में आता हूँ वापस और इस वेब पेज को अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट हम देखना चाहते थे वो बिल्कुल हमारे सामने उसी तरह अपीयर हो रहा है कि इमेज इस पैराग्राफ में या इस डिवीज़न में लेफ़्ट साइड पे फ्लोट हुआ हुआ है और जो टेक्स्ट है वो इसके गिर्द रैप हुआ हुआ है। तो हमारा टी बेनिफिट्स का पेज भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अबाउट अस के पेज को क्रिएट करते हैं, ये भी सिंपल उसी तरह ही है। मैं index.html के वेब पेज की एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इसको रीनेम कर देते हैं। यहाँ पे मैं अबाउट अंडरस्कोर अस लिखूँगा और इसको मैं नोटपैड प्लस प्लस के प्रोग्राम में ओपन कर लेता हूँ। टी बेनिफिट्स का आप पेज देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमने चेंजेस किए हैं वो हम इसमें करेंगे, बाकी सारा लिंक्स तो मेरे ख्याल से हमारे ठीक है। मैं टी बेनिफिट्स डॉट एचटीएमएल के वेब पेज में अगर देखूँ तो वो बिल्कुल ठीक है। इसको हम नोटपैड प्लस प्लस के प्रोग्राम में ओपन करते हैं। सबसे पहले तो इसका टाइटल जो है वो चेंज कर लेते हैं, अबाउट अस कर दिया और इसके अलावा जो ये क्लास है एक्टिव पेज की, इसको मैं कट कर लेता हूँ चूँकि इस वक्त हम अबाउट अस के पेज पे काम कर रहे हैं। तो अबाउट अस के लिए मैंने यहाँ पे इसका जो क्लास है इसको दे दी और index.html लिखूँगा। होम का जो लिंक है वो हम ठीक कर लेते हैं और इसके अलावा इसमें मज़ीद चेंजेस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं सिंपल यहाँ पे आपको बताने के लिए इसका जो कंटेंट है इसको हम चेंज कर देते हैं। सिर्फ ये जो पी का टैग है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ और पी के टैग को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसके अलावा ये जो बुलेट्स वगैरह आप देख रहे हैं, बुलेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। फैक्ट्स अबाउट मी की जो बुलेट्स हैं ये यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इसकी जो क्लास है इस बुलेट की या इस डिवीज़न की, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको मैं फैक्ट्स कर देता हूँ। तो ये सिंपल अब रीनेमिंग करना है डिफरेंट डिविजन्स को, ये तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो पता लग गया होगा कि डिविजन्स जो है उनसे क्या मुराद है, एलआई के टैग से क्या मुराद है। तो सिंपल मैं अब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि मैंने एलआई के जो सारे टैग्स हैं इनको प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर दिया एचटीएमएल में और इसके अलावा मज़ीद इसमें कोई ख़ास चेंज तो हमें नहीं नज़र आ रहा जो हम चेंज कर सकें। तो अगर मैं ऊपर अबाउट अस के लिंक पे वेब ब्राउज़र में क्लिक करूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि हम अबाउट अस के इस वेब पेज पे मौजूद हैं। यहाँ पे हम इसकी हेडिंग चेंज कर देते हैं, हु इज़ महमूद चाय वाला इसको कर लेते हैं और अब अगर मैं वेब ब्राउज़र में आके इस वेब पेज को रिफ़्रेश करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि ये अबाउट अस का पेज भी हमारे सामने अपीयर हो रहा है। तो अभी तक हमने 3 वेब पेजेस क्रिएट कर लिए हैं। अब जो चौथा पेज है कॉन्टैक्ट अस का, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख रहे हैं कि नॉट फाउंड, चूँकि हमने क्रिएट नहीं किया इस वजह से नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है। यहाँ पे अगर हम चाहते तो खुद से एक फॉर्म बना सकते थे और उस फॉर्म को जो है हम पीएचपी की मदद से या किसी दूसरे डेटाबेस में उसको स्टोर करवा के सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, लेकिन वो थोड़ा-सा, ये चूँकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिक्स हैं तो इस वजह से मैंने कोशिश की है कि जो चीज़ आपको समझ लग सके सिर्फ वही आपको बताऊँ इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान। और यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि फ़िलहाल अगर आप अपनी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आप कोई बिल्ट इन जो फॉर्म्स वगैरह है वो ले लें। तो उसके लिए एक साइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, फॉक्सी फॉर्म, foxyform.com। इस वेबसाइट को हम विज़िट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्री कॉन्टैक्ट फॉर्म्स जो हैं ये आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसमें थोड़ा-सा एडवांस हो सकता है, इतना एडवांस भी नहीं है, लेकिन बहरहाल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी निस्बत ये थोड़ा-सा एडवांस हो सकता है। तो इस वजह से मैंने कोशिश की है कि सिर्फ बेसिक्स पे बात की जाए, जो थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूर बात करेंगे।
तो यहाँ पे मैं अपनी सारी सेटिंग कर सकता हूँ, जो फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं उनको मैं चेक कर सकता हूँ, या अगर आप मज़ीद ऑप्शंस यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस पे आप चाहते हैं कि आपको फॉर्म की इंफॉर्मेशन है, जब कोई यूज़र कांटेक्ट करे आपको, तो वो जो सबमिट का बटन है वो आपका डाटा किस ईमेल एड्रेस पे सेंड करे। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया और उसके बाद क्रिएट फार्मूला के इस बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये मैसेज आ रहा है, द कॉन्टैक्ट फॉर्म फॉर योर वेबसाइट विद इंटीग्रेटेड एंटी स्पैम प्रोटेक्शन। और ये प्रोटेक्शन इसकी है, और HTML का जो कोड है इसको सिंपल कॉपी एंड पेस्ट करना है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि हम पहले इसकी जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है वो बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इसकी एक कॉपी क्रिएट करते हैं। इसको मैं रीनेम करता हूँ कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर अस, और उसके बाद वापस मैं वेब ब्राउज़र में आता हूँ। ये जो कोड है इसको हम नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। इसकी जो चेंजेस है वो मैं कर देता हूँ। जो टाइटल है, इसके अलावा जो एक्टिव पेज की क्लास है या index.html का जो लिंक है वो मैं प्रॉपर्ली सेट कर देता हूँ, और फिर इसके बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये जो कोड हमने foxyform.com की वेबसाइट से क्रिएट किया था। मैं foxyform.com की इस वेबसाइट पे आऊँगा और उसके बाद इस HTML के कोड को यहाँ से हम कट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद contactus.html के इस वेब पेज में हमने कंटेंट मेन की जो सब डिवीज़न है यहाँ पे इस फॉर्म को यूज़ करवाना है। तो H1 की हेडिंग मैं चेंज कर देता हूँ कॉन्टैक्ट मी, और उसके बाद H1 की हेडिंग के अलावा जितना भी कंटेंट है इस डिवीज़न में वो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और H1 की हेडिंग अब रहने देते हैं। यहाँ पे जो कोड हमने कॉपी किया उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप देख भी रहे हैं कि कमेंट्स में आपके सामने ये लिखा हुआ है कि इस कोड को आपने चेंज नहीं करना। तो अब अगर मैं वेब ब्राउज़र में आऊँ और उसके बाद महमूद टी स्टाइल की इस वेब पेज को रिफ़्रेश करूँ कॉन्टैक्ट अस में, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है ये भी अपीयर हो रहा है। इसके अलावा जो वेब पेज है वो भी डिस्प्ले हो रहा है। अब यूज़र अगर कोई आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो उसको अपना नाम देना होगा, उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ईमेल एड्रेस देना होगा, सब्जेक्ट देना होगा, उसके बाद मैसेज वो टाइप करेगा, और इसके अलावा वो एंटी स्पैम प्रोटेक्शन की ये जो कैप्चा कोड है ये भी उसको टाइप करना होगा। उसके बाद जैसे ही वो सेंड मैसेज के बटन पे क्लिक करता है, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है या ये जो डाटा यूज़र ने एंटर किया आपके इस फॉर्म में, वो उस ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा जो कि आपने foxyform.com पे वेबसाइट इस फॉर्म को क्रिएट करने के दौरान यूज़ किया था। तो जो ईमेल एड्रेस आप वहाँ पे स्पेसिफ़ाई करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी एंटर होगी वो आपके उस ईमेल एड्रेस पे जाया करेगी। तो इस वजह से फॉक्सी फॉर्म पे जब आप अपना फॉर्म वगैरह क्रिएट कर रहे हों तो जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको बिल्कुल ठीक दें। तो अब आप देख रहे हैं कि इस वेबसाइट में हमने 4 पेज बनाने थे, होम, की बेनिफिट्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो सबसे ज़्यादा काम हमें होम के वेब पेज पे करना पड़ा। सारी फॉर्मेटिंग, लेआउट वगैरह हमने होम के पेज पे की, और उसके बाद हमने जब एक दफ़ा होम पेज या index.html का पेज क्रिएट कर लिया तो उसके बाद बाकी वेब पेजेस क्रिएट करना इतना कोई मुश्किल नहीं था, 5 से 10 मिनट का काम था। सिंपल आपने कॉपी करना है, उसके अलावा जो कंटेंट अगर चेंज करना चाहें कंटेंट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे तो चूँकि एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मैं देना चाहता था, जो बेसिक है उसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन अगर आप CSS की मदद से मज़ीद एनहांस करना चाहें, मज़ीद बेहतरी लाना चाहें अपने वेब पेजेस में, तो आप इस तरह की एग्ज़ाम्पल लेते हुए काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं सिंपल HTML और CSS की मदद से।